अब बेहद ही खास कवरेज हाईवे की एक रात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के गैंगरेप को 1 महीना हो चुका है। मुजरिम जेल के अंदर हैं और अब अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस घटने के 1 महीने बाद एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की है कि देश में नेशनल हाईवेज पर हम और आप कितने सुरक्षित हैं। हमारी 5 जाबाज महिला रिपोर्टर्स के साथ देखिए हाईवे की सुरक्षा की पड़ताल। 29 जुलाई 2016 दिल्ली के पास बुलंदशहर में नेशनल हाईवे नंबर 91 पर मां बेटी के साथ हुआ गैंगरेप। दिल दहला देने वाली इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महिलाओं और हाईवे की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए। सड़क पर पुलिस को और अलर्ट कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई तस्वीर बदली है? एक महीने बाद 29 अगस्त 2016 एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि क्या बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप से कोई सबक लिया गया। क्या हाईवे की सुरक्षा पहले से कड़ी हुई? क्या महिलाएं हाईवे पर सुरक्षित हैं? कोई मुश्किल में फंसता है तो क्या हाईवे पर मदद मिलती है? हाईवे पेट्रोलिंग के कैसे हैं इंतजाम? क्या हाईवे पर लिखे इमरजेंसी नंबर काम करते हैं? रियलिटी चेक के लिए एबीपी न्यूज की 5 जांबाज महिला रिपोर्टर्स ठीक 1 महीने बाद फिर उन्हीं सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लेने निकली जहां वो 1 महीने पहले गई थी। NH1, NH2, NH8, NH24, NH91। नोएडा में एबीपी न्यूज सेंटर में सभी रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन की टीम इकट्ठा हुई। मैं सरोज सिंह ठीक 1 महीने बाद निकल रही हूँ NH24 पर। और मैं विनीता यादव एक बार फिर से जाऊंगी दिल्ली आगरा हाईवे। मैं प्रतिमा मिश्रा फिर एक बार उसी NH91 का जायजा लूंगी। मैं हूँ श्रेया बहुगुणा, मैं करूंगी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की पड़ताल। मैं हूँ फराह खान, मैं एक बार फिर सफर करूंगी दिल्ली जयपुर हाईवे का। इन रिपोर्टर्स को यहीं से 5 अलग अलग नेशनल हाईवेज के लिए निकलना था। बुलंदशहर हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप की घटना रात में हुई, इसलिए हमारी महिला रिपोर्टर्स ने भी रात में ही हाईवेज की पड़ताल का फैसला किया। अगले कुछ मिनटों में साफ होने वाला है कि हाईवे पर सुरक्षा सरकार भरोसे है या फिर भगवान भरोसे। आगे 5 हाईवे पर पड़ताल के नतीजे आपके सामने हों उससे पहले एक सरसरी नजर डालते हैं 1 महीने पहले जब हमारी इन्हीं 5 महिला रिपोर्टर्स ने इन्हीं हाईवेज का जायजा लिया था तो क्या निकला था। 1 महीने पहले 5 हाईवेज की पड़ताल में सुरक्षा में खामियां मिली थी। NH24 पर इमरजेंसी नंबर नहीं उठाया, 100 नंबर पर मदद आई। NH24 पर 2 अवे नंबर पर गाड़ी को उठाने के लिए पैसे मांगे गए। NH24 पर 30 किलोमीटर सफर के बाद मिली थी एक पेट्रोलिंग गाड़ी। NH2 पर 100 नंबर नहीं उठाया। NH8 पर मानेसर में लाइट बंद थी। NH1 पर मुरथल के पास सड़क पर घोर अंधेरा मिला था। NH8 पर 1033 नंबर नहीं लगा, दूसरे नंबर लगाने पर मदद आई। बुलंदशहर के पास NH91 पर सुरक्षा कड़ी दिखी। तो क्या 1 महीने में हालात बदले, अच्छे हुए या फिर बुरे हुए? एबीपी न्यूज ने 5 हाईवेज पर आधी रात में सुरक्षा की पड़ताल की। हमारे संवाददाता सरोज सिंह निकली दिल्ली को लखनऊ से जोड़ने वाले NH24 पर। यहां क्या मिला सरोज को? क्या मदद पर पुलिस पहुंची? क्या हाईवे पेट्रोलिंग टीम आई?
जुलाई 2016 देश के एक नेशनल हाईवे पर मां और बेटी के साथ हुई बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि दोषियों पर कार्रवाई भी हुई और पुलिस पेट्रोलिंग भी हाईवे पर बढ़ा दी गई है, लेकिन ठीक एक महीने बाद क्या है देश के हाईवे का हाल, मैं आपको बताऊंगी दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले NH24 का हाल। रात के 11:30 बजे हमारी गाड़ी NH24 पर निकल पड़ी। गाजियाबाद में डासना टोल नाके तक हमें जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग दिखी, पुलिस की PCR वैन दिखी और ट्रैफिक पुलिस भी दिखी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पुलिस और सुरक्षा की जगह सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती गाड़ियों की आवाजें ही सिर्फ सुनाई पड़ रही थी। NH24 पर सफर करते हुए तकरीबन हमने 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। हम पहुंच गए हैं गजरौला के आसपास और यहाँ NH24 पर जो एक बोर्ड हमें राष्ट्रीय राजमार्ग का दिख रहा है, उस बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपातकालीन सहायता का नंबर हमें दिख रहा है। अब हम कोशिश करते हैं कि क्या ये आपातकालीन सहायता का नंबर हमारे लिए किसी भी सूरत में काम कर सकता है या नहीं। सर, ये हमें बस एक बोर्ड के सामने मिला है, हम NH24 पर हैं। हम गढ़ से थोड़ा सा आगे निकले हैं सर, सहायता की जरूरत थी हमें, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ओके चलो ठीक है, मैं आपके 20 मिनट के अंदर देखता हूँ। मैं 20 मिनट लगेंगे। हेलो, हाँ जी, मैं सोमी चौधरी बोल रहा हूँ हाईवे पेट्रोलिंग से RPO। हाँ सर। ठीक 20 मिनट बाद हाईवे इमरजेंसी नंबर से किसी का कॉल भी आया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट और लगेंगे, फिर कहा 2 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरे 1 घंटे बाद हाईवे इमरजेंसी के लोग हमारे पास मदद देने के लिए पहुँचे। आप कौन? हाईवे पेट्रोलिंग। हाँ, हाईवे पेट्रोलिंग कहाँ है? उसमें हो ड्रेस में? ड्रेस कहाँ है? गाड़ी है। कहाँ है? कौन हो? आई कार्ड दिखाओ पहले। आई कार्ड नहीं होता है कोई भी। क्यों नहीं होता है? कहीं नहीं होता है, नहीं आई कार्ड कैसे आ सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये हम RPO हैं। RPO क्या होता है? रोड पेट्रोलिंग ऑफिसर। कहाँ है? ये गाड़ी आपको दिख रही है, नीली बत्ती लगी हुई? नहीं, मुझे नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? खड़ी है मैम, खड़ी है। नहीं तो कोई ऑफिसर, आपके पास कोई आई कार्ड कुछ भी नहीं है? जी आई कार्ड नहीं होता है हमारे पास कोई भी। क्यों नहीं होता है, यही तो बताइए। आप कौन? मैं ड्राइवर। चलो गाड़ी दिखाओ, गाड़ी कहाँ है? चलो। क्या देख रहे ये हैं? शख्स आगे जाकर उसी नंबर से दोबारा फोन भी मुझे मिलाता है ताकि ये पहचान कर सके कि सहायता मुझे ही चाहिए थी। फिर बातचीत आगे बढ़ती है। हेलो। हेलो। हाँ अच्छा, आप ही हो? हाँ, बोलिए। ये आपके पास कहाँ से आया ये नंबर? जी आपने कॉल किया है ना? हाँ। हाँ तो आप बोलिए। कहाँ हो बताओ तो। जी मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ। 40 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड होती है पर घंटा, ठीक है? सब बात समझते हैं। हाँ। यानी ये आप ही हो जो जिनको आना था? जी। 1 घंटे बाद आप पहुँचे हो, वो भी आप ड्रेस में नहीं जी हो? अतरासी में एक्सीडेंट हो गया था, उसको पेशेंट को लेके मैं TMU गया हुआ था, उसको वहाँ पे एडमिट करा के। आपके पास आई कार्ड तो होगा, आप मेरी मदद करने आओगे तो मैं कैसे? अकेले होता तो मैं तो कभी आपकी से मदद ना लेती। जी मैडम, ये कोई गवर्नमेंट हो नहीं है। आप ये किसका है वहाँ पे? ये ठेके का होता है, NHI की तरफ से ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होते हैं हम। हमारे के लिए हेल्पलाइन के लिए हमें परमिशन मिला होता है, बस हमारे पास गाड़ी होती है। लेटर दिखाओ जी लेटर गाड़ी दिखाओ। आपको गाड़ी में दिखाएंगे हम। मैंने हाईवे पेट्रोलिंग टीम के सदस्य से सरकारी परमिशन लेटर भी मांगा, लेकिन वो भी उनके पास नहीं था। लेकिन ये शख्स NHAI लिखी गाड़ी के साथ था और वही फोन नंबर भी था जिस पर हमने कॉल की थी। लेकिन इस शख्स से एक बेहद ही अहम जानकारी मिली, वो ये कि हाईवे पर कैसे मदद मांगने के लिए सही जगह का पता दिया जाए। हमें इस शख्स ने बताया कि हाईवे पर बने डिवाइडर पर कुछ नंबर लिखे होते हैं जिनसे लोकेशन की पहचान होती है। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर की सहायता से आप मदद चाहते हैं तो इन नंबरों को जरूर पहचान लें। कम से कम यूपी के लिए रोड के साइड में ऑल ओवर इंडिया इस तरह से नंबर लिखे होंगे जो आपको बता सकेगा कि उस थाना क्षेत्र में कितने मीटर पर
आप खड़े हैं और आपको कहां वो सुविधा चाहिए। इसी दौरान पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए। पुलिस भी हाईवे पेट्रोलिंग टीम को पहचानती थी। हाँ जी, नजदीक। जी, ये इसी गाड़ी में मिलते हैं मुझे। इसके बाद हम आगे बढ़े दिल्ली की तरफ वापसी के लिए। हम 100 नंबर की सर्विस भी जांचना चाहते थे। हमने 100 नंबर पर फोन किया। फिलहाल आप गाड़ी कहाँ आपकी? सर, ये चोटी वाला शुद्ध भोजनालय है और यहाँ लिख के आ रहा है दिल्ली से मैं 85 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। चोटी वाला भोजनालय। 9 मिनट के अंतराल में हमारे पास मदद पहुंच गई है और आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी इस वक्त यहाँ है। 1 महीना 100 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस की वैन 9 मिनट में हमारे पास पहुंच गई। यहाँ से और आगे बढ़े। हापुड़ के पास पहुंचकर NH24 पर 2 सहायता नंबर और थे। एक लैंडलाइन था और एक इमरजेंसी नंबर। लैंडलाइन नंबर लगा ही नहीं और इमरजेंसी नंबर स्विच ऑफ था। is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हाईवे पेट्रोलिंग टीम हमें 1 घंटे बाद सहायता करने के लिए हमारे पास पहुंची और वो भी बिना वर्दी के। दूसरी बात, 100 नंबर पर आज हमें कॉल तो मिला, असिस्टेंस सहायता भी हमें 9 मिनट पर मिल गई। वहां मुस्तैदी जरूर दिखी, लेकिन अगर हम पुलिस की सहायता नंबर की बात करें या इमरजेंसी नंबर की, उसमें से एक स्विच ऑफ मिला, दूसरा नंबर लग ही नहीं पाया, कॉल ही नहीं हो पाया। यानी कि 1 महीने बाद आज सब कुछ सुस्त हो गया है। भले ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीकली ऑफ देने की बात कर रहे हो पुलिस वालों की। एबीपी न्यूज की पड़ताल में अब बारी थी नेशनल हाईवे नंबर 8 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे की। 1 महीने पहले इस हाईवे पर सुरक्षा में कुछ खामियां मिली थी। देखते हैं अंधेरे होने के बाद यह हाईवे भी डराता है या फिर सुरक्षा के इंतजाम मुसाफिर के डर को दूर भगा देते हैं। हमारे संवाददाता फराह खान की ये रिपोर्ट। रात करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा था जब मैं नोएडा के सेक्टर 60 से दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए निकली। करीब 1 घंटे के बाद हमारी गाड़ी ने गुड़गांव का ये टोल नाका पार किया। 12 बजते बजते सड़क पर गाड़ियां कम हो चुकी थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे अंधेरा गहरा लगने लगा था, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 1 बज रहे थे, मौसम खराब था और बारिश शुरू हो चुकी थी। ये मानकर कि दिल्ली जयपुर के इस NH8 हाईवे पर अगर किसी महिला की गाड़ी खराब हो जाए और वो 100 नंबर पर मदद मांगे तो कोई मदद के लिए पहुंचता है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने 100 नंबर पर फोन किया। मैंने पुलिस से फोन पर साफ साफ कहा था कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मैं अकेली हूँ। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन बार बार फोन आते रहे ये पूछने के लिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। सर, ये मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मौसम इतना ख़राब है और यहाँ पर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। आप कहाँ खड़ी हो? सर, ये जो लोकेशन है ना, मुझे पता नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ी बहुत तो बताओ। सर आप GPRS के थ्रू जो मेरी लोकेशन है वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप बताइए कहाँ से आ रही थी? सर, मैं ये निमराना है वहाँ जा रही हूँ, जयपुर की तरफ। चलो हम ट्रेस कर रहे हैं जी। एक बार कोई हो सकता है कोई राहगीर चलता हुआ रुक जाए। कोई जेंट्स नहीं आपके साथ है? नहीं सर, अभी तो मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। तो बहन जी क्या होता है फिर तो दिक्कतबाजी होगी ना, तो आपको जगह का पता। चलो मैं लोकेट कर रहा हूँ जी आपको। मैंने पुलिस को ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, लेकिन हैरानी की बात ये है कि तमाम दावे करने वाली ये पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि जिसे मदद चाहिए वो महिला कहाँ है। ना तो GPRS सिस्टम काम कर रहा था और ना ही उनके पास मेरी लोकेशन पता लगाने का कोई दूसरा तरीका था।
आधे घंटे के दौरान मुझे ये दूसरा फ़ोन कॉल आता है और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी मदद कब तक कर पाएंगे। मैं जी पुलिस को कह तो दिया है, लेकिन मैं लोकेट कर रहा हूँ आपके जो ना ये हो जाएंगे, बता दिया साइबर सेल को, वो अभी पता चल जाता है। अभी पुलिस पहुँच जाएगी आपके पास थोड़ी देर में। सर कब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े हुए ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं और ये बारिश आ रही है, बहुत मौसम भी ख़राब है। सर अभी तक आप मेरी लोकेशन नहीं पता कर पाए हैं, मैं कहाँ पे हूँ? ना हमारे कंट्रोल से मीडिया ये ना, बस ये नंबर है मैडम, उनको पता ही नहीं कहाँ पे खड़ी है वो। सर आधा घंटा, सर मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। अच्छा, अब देखते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर फोन आया जिस पर ये कहा गया कि मैं किसी कमल एसटीडी के पास खड़ी हूँ, जबकि मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, जो एक बड़ा लैंडमार्क था। कोमल एसटीडी नहीं सर, मैं ये तो पेट्रोल पंप है, यहाँ खड़ी हूँ। सर ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है, यहाँ खड़ी हूँ। 40 मिनट गुजर गए। अंदाजा लगाइए अगर दिल्ली जयपुर हाईवे पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और मदद के इंतजार में कोई महिला यहाँ 40 मिनट तक खड़ी रहे तो दहशत का आलम क्या होगा। जब मुझे लगा कि पुलिस अब मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी तो मैंने पुलिस को खुद अपनी लोकेशन बताई। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन दावा ये था कि वो महज 1 मिनट के भीतर वहाँ पहुँचे। सर मैंने मदद मांगी थी, हम लोग न्यूज़ चैनल से, एबीपी न्यूज़ से, और हम ये देख रहे थे कि अगर हाईवे पे कोई महिला मदद मांगती है तो पुलिस कैसे उसकी मदद करती है और कितने देर में मदद करती है। ठीक है जी, हाँ जी, हम तुरंत पहुँचते हैं, आपकी सूचना मिलते ही तुरंत पहुँचे। हम अगले ब्रिज पर थे, सूचना मिलते हम तुरंत आए आपकी मदद के लिए। सर तुरंत नहीं, लेकिन 40 मिनट हो गया, मैंने बहुत वेट किया। फोन मिलते हम आगे थे, उधर कट से चक्कर काट के आए हैं तो तुरंत पहुँचे। बताइए जी आपको क्या मदद है, मदद के लिए तैयार हैं। सर मदद नहीं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस कितनी एक्टिव है, लेकिन सर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, 40 मिनट हो गया, 40 मिनट के बावजूद पुलिस आती है लेकिन वो लोकेशन हमारी ट्रेस करने में नाकाम रहती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम जी, हमने लोकेशन आपकी ट्रेस की है, कमल एसटीडी की आई है, हमारे कंट्रोल में बताते हमें चक्कर वहाँ से घूम के आए हैं, घूमते तुरंत पहुँचे जी आपके पास। हमें सूचना मिली है ओनली 5 मिनट्स। लेकिन कमल एसटीडी, आप ये इतना बड़ा लैंडमार्क है, मैं रिलायंस जो पेट्रोल पंप है, तो ये जो लोकेशन गलत कैसा है आपके पास? हमारे को आपने फ़ोन किया, फ़ोन कहते हैं आपने बताया जी रिलायंस पेट्रोल, हम तुरंत आपसे पहुँचने में सिर्फ ओनली 1 मिनट लगी है शायद। सर वो मैंने बताया आपको कि मैं रिलायंस पे हूँ, लेकिन जो आपका जीपीआरएस था उसमें गलत लोकेशन बताई गई मेरी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमें तो जो बताई गई भाई कमल एसटीडी की, कमल एसटीडी जो यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, वो वहाँ पर यहाँ नहीं है जी। बुलंदशहर गैंगरेप की घटना के बाद भी हरियाणा सरकार की आंखें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं खुली हैं। करीब 80 किलोमीटर के सफर के दौरान मैंने कोई भी पेट्रोलिंग वैन नहीं देखी। स्ट्रीट लाइट्स थी लेकिन काम नहीं कर रही थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर। ठीक 1 महीने पहले हमने आपको यहाँ से दिखाया था कि हाईवे पर जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो कैसे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे राइट साइड वाला एरिया है वो उसको दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये पूरा जंगली एरिया है, जंगल का एरिया है और पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा पसरा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अपराधी यहाँ पर किसी घटना को अंजाम देना चाहता है या किसी महिला के साथ यहाँ पर कोई बदसलूकी होती है तो उस अपराधी को पकड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर लाइट के बंदोबस्त नहीं है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी दूर के सफ़र में हमें ना ही कोई पेट्रोलिंग पुलिस नजर आई। नेशनल हाईवे पर पड़ताल जारी है। आगे इस खतरनाक हाईवे नंबर 91 की पड़ताल, जहां 1 महीने पहले मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। कुछ पलों में लौटते हैं। हाईवे पड़ताल में हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा उस NH91 यानी कि NH91 पर पहुंची जहां 1 महीने पहले मां बेटी का गैंगरेप हुआ था। उस वक्त तो इस नेशनल हाईवे पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त लगा रही थी, लेकिन क्या 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस उतनी ही सक्रिय है? आइए देखते हैं रिपोर्ट।
नोएडा में एबीपी न्यूज सेंटर से रात के 10:30 बजे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा एक बार फिर उसी नेशनल हाईवे की पड़ताल के लिए निकली जहां 29 जुलाई की रात मां बेटी का गैंगरेप हुआ था। हमारा मकसद था NH91 पर आम जनता और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की पड़ताल करना। इस वक्त हम उसी NH91 पर मौजूद हैं जिसे दिल्ली बुलंदशहर कानपुर हाईवे भी कहा जाता है। 405 किलोमीटर लंबे इस हाईवे में दिल्ली से कानपुर के बीच गाजियाबाद, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अमिया, अलीगढ़, एटा और कन्नौज पड़ते हैं। यानी इन जगहों पर जाने वाले लोग इसी NH91 का इस्तेमाल करते हैं। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को NH91 शुरू होने से पहले जो चीज सबसे पहले खटकी वो थी पुलिस की बैरिकेडिंग। गाड़ियों की चेकिंग के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। कहाँ NH91 की सीमा की शुरुआत हुई थी, सीमा आरंभ हुई थी, उसके 10 कदम की दूरी पर ही एबीपी न्यूज ने देखा था कि यहाँ पर पुलिस की ढेर सारी गाड़ियाँ, कई सारे पुलिस वाले बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर एक एक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग करते हुए हमें यहाँ दिखाई दिए थे। लेकिन अब ये तस्वीर 1 महीने बाद बदल चुकी है। यहाँ पर बैरिकेड तो है लेकिन आने जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ आसानी से निकल रही हैं। बैरिकेड लगाकर किसी तरीके की खास चेकिंग हमें होते हुए नहीं दिखाई दे रही। रात बीतती जा रही थी और संवाददाता प्रतिमा मिश्रा NH91 पर 15 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। 15 किलोमीटर के इस रास्ते में एक भी जगह हेल्पलाइन नंबर हमें नहीं दिखा। इस 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें एक भी जगह पूरे NH91 पर एक भी टोल फ्री नंबर का बोर्ड नहीं दिखाई दिया। यानी इस NH91 के 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप टोल फ्री नंबर के सहारे या उसके भरोसे NH91 का सफर कर रहे हैं तो आपको बता दिया जाए कि आपकी सुरक्षा राम भरोसे है। NH91 पर अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। हाईवे पर गाड़ियों, ट्रकों के अलावा कुछ नहीं था। राहत की बात थी कि 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें सिकंदराबाद की सीमा शुरू होने से पहले पुलिस चेकिंग करती नजर आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं और अगर कोई उनको किसी गाड़ी पर या किसी व्यक्ति पर शक हो रहा है तो उस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी में बैठे हुए लोगों की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर इन जवानों के पास कैमरा भी है, देख सकते हैं आप। बुलंदशहर अब सिर्फ 22 किलोमीटर दूर था। इसी बीच हमें दादरी थाना क्षेत्र में एक पुलिस चौकी दिखाई दी। हम जब चौकी के अंदर गए तो हम हैरान रह गए। चौकी में कोई नहीं था, पंखा चल रहा था लेकिन कमरा खाली था। इसी बीच पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस वाले वहां आए। जरा सुनिए उनसे चौकी प्रभारी के बारे में पूछने पर हमें क्या जवाब मिला। ड्यूटी गए हैं बाहर, अभी जो दिन में आए हैं वो खाना वाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। खाना ये अभी बैठे होंगे, वो अभी गए होंगे अंदर। NH91 पर 45 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें एक इमरजेंसी हेल्पलाइन दिखी लेकिन दिए हुए नंबर से मदद नहीं मिली। फोन उठाने वाले शख्स ने हमें एक दूसरा नंबर मिलाने को कहा जिससे हमें 15 मिनट में मदद मिलने का आश्वासन मिला और हमें वक्त पर मदद मिल गई। मैम कहाँ पे हो आप? कहाँ पे? बुलंदशहर स्वीट हाउस है एक जगह पर। बुलंदशहर में घुसते ही उसके उल्टी तरफ मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप अलीगढ़ की तरफ से आ रहे हो या गाजियाबाद की तरफ? हम गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं। सर ये बताएं आप कितनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे जो लोकेशन मैंने आपको बताई है? आ रहे हैं, हम 15-20 मिनट लगेंगे बात। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अभी टोल से चले, आपका फोन आने के जस्ट बाद हमारे पास तेल की पर्ची रखी है। हमने तेल भी नहीं गिरवाया, पहले हम यहाँ पहुँचे। एक ब्रेक डाउन था रास्ते में, उसको भी छोड़ दिया, पहले यहाँ पे पहुँचे। कई बार हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलने की वजह से लोग 100 नंबर पर कॉल करके मदद मांगते हैं, लेकिन क्या 100 नंबर पर उन्हें मदद मिलती है? ये जानने के लिए संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने 100 नंबर पर मदद मांगी। हाँ जी सर, कहाँ हैं आप लोग? 10 मिनट बोला था मुझे, 15 हो गए। हाँ तो हम बस पहुँच रहे हैं आपके पास। कितना देर सर, कितना टाइम और लगेगा? बस पहुँच रहे हैं 5 मिनट में। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे हम पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं 100 नंबर पे, तो हमें बताया गया कि कॉल मेरठ गई। उसके बाद आप लोगों को कितने मिनट में जानकारी मिल जाती है? कितने मिनट में आपके पास जानकारी पहुंच जाती है कि किसी को? बहुत जल्दी जानकारी मिली, अभी 2-4-5 मिनट में हुए। हमारा सफर और पड़ताल दोनों पूरी हो चुकी थी। इस पूरे सफर के दौरान हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को मदद तो मिली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 15 किलोमीटर के लंबे रास्ते में कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला।
सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस चौकी होने के बावजूद मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं मिला। हाईवे की एक रात जारी है। थोड़े से इंतजार के बाद हम पड़ताल करेंगे NH1 और NH2 की। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की खास पेशकश हाईवे की पड़ताल। बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप की घटना को 1 महीना बीत चुका है। एबीपी न्यूज ने 1 महीने बाद फिर से हाईवेज पर सुरक्षा की पड़ताल की है। अब तक आप जो देख चुके हैं हम आपको दिखाना चाहते हैं। NH24 पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम 1 घंटे में आई, 100 नंबर पर मदद आई। NH24 पर लिखे इमरजेंसी नंबर बंद मिले। NH8 पर 100 नंबर पर फोन करने पर पुलिस काफी देर तक नहीं पहुंची। 40 मिनट बाद रिपोर्टर ने खुद लोकेशन बताई, तब पुलिस पहुंची। NH91 पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग नहीं दिखी। 15 किलोमीटर तक रास्ते में हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला, इमरजेंसी नंबर फेल। और अब बात दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 2 की। पिछली बार हमने आपको दिखाया था इस हाईवे पर ना रोशनी का कोई इंतजाम था, ना पुलिस पेट्रोलिंग का। इतने दिनों बाद क्या बदली है यहां की तस्वीर, आइए देखते हैं विनीता यादव की यह पड़ताल। महीने बाद में विनीता यादव एक बार फिर से मौजूद हूं दिल्ली आगरा हाईवे पर, ये जानने के लिए कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के जो कायदे हैं वो अब पूरे हुए इस 1 महीने में या नहीं। दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली से ये जो रास्ता जाता है ये फरीदाबाद मथुरा की तरफ जाता है और फिर आगरा पहुंचता है। नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 पर दिल्ली से आगरा के सफर की शुरुआत में हम जब तक दिल्ली में थे तब तक स्ट्रीट लाइट नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये हाईवे अंधेरे में डूबता गया। जब 1 महीने पहले मैं इस सड़क पर आई थी तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। तब भी मैंने दिखाया था कि इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि किस कदर अंधेरा है और यहाँ पर कोई भी लाइट नजर नहीं आती है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है किस कदर यहाँ पर अंधेरा है। अगर मैं अपनी हेडलाइट्स गाड़ी की ऑफ करती हूँ तो आज भी उसी तरह का अंधेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर आगे आने के बाद हालात ये हो गए कि हाईवे पर रोशनी के नाम पर सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट या कुछ दुकानों की बत्तियां ही दिख रही थी। अंधेरे में डूबे इस हाईवे पर कोई हादसा हो जाए तो मदद के लिए कौन आएगा, ये जानने के लिए हम एक पुलिस बूथ पर रुके। इस वक्त हमें यहाँ पर एक पुलिस बूथ जो है ये नजर आ रहा है। पुलिस असिस्टेंट यानी कि पुलिस की तरफ से अगर मदद की कोई जरूरत है तो हम इस नंबर पर फोन मिला सकते हैं। तो हालांकि खाली पड़ा है इस वक्त, कोई पुलिस का कोई बाशिंदा यहाँ नजर नहीं आता है। इसके ठीक बगल में एक छोटा सा बूथ और बना हुआ था। यहाँ भी तमाम नंबर लिखे हुए थे, लेकिन आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था। हमने इस बूथ की छोटी सी खिड़की के अंदर झांका तो अंदर भी कोई नहीं था और फिर दिखा ये ताला, यानी हाईवे किनारे बना ये बूथ रात के वक्त बंद पड़ा था। इसके बाद हमने यहाँ लिखे नंबरों पर फोन लगाना शुरू किया। सबसे पहला फोन 100 नंबर पर किया। आपकी कॉल वेटिंग में है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपकी कॉल वेटिंग में है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपकी कॉल वेटिंग में है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पीसीआर का नंबर नहीं लगा तो हमने एम्बुलेंस के नंबर पर फोन किया, लेकिन वो भी लगातार बिजी जाता रहा। Getting a busy tone on this number. Please call later. एम्बुलेंस के हमें लिए इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। हमने बूथ पर लिखे हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1073 पर फोन किया और तब जो जवाब मिला वो आप भी सुनिए। चाहिए आपको? कितनी देर में आप आ सकते हैं कोई हेल्प के लिए? हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई है, मैं जा रही हूँ। मैडम एक्चुअली हमारी जो हेल्पलाइन है ना, जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये है करनाल के अंदर। तो मैं आगे कॉल जो
है, मुझे आपको फरीदाबाद करनी पड़ेगी। फरीदाबाद का नंबर देता हूँ मैं आपको। 3 अलग अलग नंबरों पर फोन करने के बाद हमें जो चौथा नंबर दिया गया उस पर फोन करने के बाद ये जवाब मिला। क्षमा कीजिए, डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर इस जगह पर हम करीब 10 मिनट तक खड़े रहे, अलग अलग नंबरों पर फोन करते रहे, लेकिन न फोन पर कोई मदद मिली, न आसपास कोई नजर आया। यानी हाईवे के इस हिस्से पर अगर रात के वक्त कोई महिला अकेली फंस जाए तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। रात के 11:15 का इस वक्त समय है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। चारों तरफ अंधेरा है और इसी अंधेरे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या नेशनल हाईवे की सूरत कुछ इस तरह की होती है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र मैं अभी तक यहाँ करके आ चुकी हूँ, लेकिन कोई भी पुलिस की गाड़ी कहीं पर दिखाई नहीं दी। जहां कुछ मात्र नंबर थे तो वहां से भी हमें मदद नहीं मिली। NH2 पर आगे बढ़ते हुए हम पलवल पहुंचे। यहाँ पहली बार हमें हाईवे के किनारे एक एम्बुलेंस दिखाई दी, लेकिन पास जाकर हमने जो देखा वो आपको हैरान कर देगा। इस एम्बुलेंस की सूरत देखिए सामने कि यहाँ पर धूल जमी हुई है। कोई यहाँ पर सामान ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे कि एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया जा सके। एम्बुलेंस की ये हालत देखकर हमने कुछ दूरी पर खड़े पुलिस वाले से इसके बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक है और किसी भी हादसे की सूरत में इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। तो हम उन्हें एम्बुलेंस के पास लेकर आए। कैसे ले जाते हैं? वैसे चालू हालत में है, जरूरत पड़ने पे चल सकती है। चालू क्या, चालू किसे कहते हैं आप? क्या चालू है इसमें? एक बार देखें, ऊपर चढ़ के देखें हम। न वैसे तो कुछ नहीं है, ये गद्दे गुद्दे सफाई सुबह नहीं करेगी इसने। पुलिस वालों का कहना है कि ड्राइवर होगा तो ड्राइवर के आने के बाद इस गाड़ी को वहां पर ले जाया जाएगा अगर मदद किसी को चाहिए तो। ये सूरत है। खुद में ये बात एक बहुत बड़ी मजाक लगती है कि इस तरह की गाड़ी को अगर कोई हादसा होता है और कोई फ़ोन करता है तो उसकी मदद के लिए ऐसी गाड़ी को ले जाया जाए। इससे बड़ी मजाक की बात और कोई हो नहीं सकती है। क्या पुलिस इस बारे में पूरी तरह से जानकारी दुरुस्त रखी है, ये भी एक सवाल है। ये एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, इस स्थिति में खड़ी है, मदद के लिए खड़ी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाईवे पड़ताल में आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ के NH1 का हाल। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का सबसे पुराना हाईवे माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस हाईवे पर रात का सफर, वो भी महिलाओं के लिए, अब तक सुरक्षित नहीं है। हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने NH1 की पड़ताल की। एक महीने बाद मैं श्रेया बहुगुणा एक बार फिर निकली हूँ दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर। NH1 व्यावसायिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये दिल्ली को अटारी से तो जोड़ता ही है, बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य शहरों से भी जोड़ता है। लेकिन महिलाओं के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग कितना सुरक्षित है, इसकी पड़ताल एक बार फिर हम करेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला ये वही हाईवे है जहां कुछ महीने पहले जाट आंदोलन के समय महिलाओं के साथ कथित बलात्कार का मामला सामने आया था। एबीपी न्यूज की टीम रात के 12 बजे जब मूर्थल पहुंची तो हाईवे का ये हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। सुरक्षा के नाम पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर ये कहा जा सके कि हालात कुछ बदले हैं। यही वजह है कि मनचले यहाँ अब भी बेखौफ घूम रहे हैं। कैमरा साथ होने के बावजूद ये जनाब हमारे रिपोर्टर को घूरते रहे। जब हमने कैमरे की लाइट ऑन की तब भी वो उतनी ही बेशर्मी के साथ खड़े रहे। बन गई बना लो को इस शख्स की बेशर्मी का ये आलम तब है जब मूर्थल में ढाबों की वजह से रात के वक्त भी काफी भीड़ होती है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी न होने से ऐसे ही लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। यहाँ के मशहूर ढाबों पर रुकने वाले कई लोगों की भी यही शिकायत है कि इस हाईवे पर चलते हुए वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हमें कहीं भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर है। लाइक वी फेड अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें लगना चाहिए कि पुलिस वगैरह यहाँ पे हो, बट आप भी देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, कोई पुलिस चौकी भी नहीं है नियर। पेट्रोलिंग टीम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे ये है कि भाई अगर आपको कोई पुलिस चौकी वगैरह मिल गई तो आपको हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई हेल्प के कोई चांसेस नहीं है। एक लड़की को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए और मे बी अ वुमेन उसको सोचना नहीं चाहिए अकेले ड्राइव करके, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से आधा घंटा चलने के बाद जब हम लोग सोनीपत के पास में ढाबे सुखदेव में पहुंचे तो यहाँ पर पहले मुझे छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब मैंने यहाँ की महिलाओं से बात की तो उनका भी ये कहना है कि ये हाईवे जितना सुखदेव ढाबे को देखने पर रंगीन लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। उनका ये कहना है कि ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज हैं और वहीं यहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती है। मूर्थल से करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमने 100 नंबर पर फोन किया। अच्छी बात ये रही कि हमारे फोन करने के 10 से 15 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस की ये मुस्तैदी हर जगह नहीं थी। जब हम बाबरपुर के पास पहुंचे तो वहां एक पुलिस वैन में हमें पुलिस वाले सोते दिखाई दिए। यहाँ पर तैनाती के लिए हैं आप? लेकिन पीछे तो आपके पुलिस वाले सो रहे हैं। अभी लेटे थे, अभी लेटे थे। तो अभी अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई घटना हो जाती है तो आप ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे में नहीं, तो जाग रहे हैं हम सर रात। हमारी ड्यूटी यहीं पे है, इसीलिए लगी हुई है हमारी ड्यूटी, ताकि कोई आने पे हम एकदम जा सकें एक्शन के साथ। सर ऐसे में कैसे चलेगा? अभी आप लोग सो रहे हैं। सो नहीं रहे, थोड़ा क्या खाना खाया था, अभी खाना खा के थोड़ा 2 मिनट बस। आपको दिखता होगा, मेरे से लग रहा होगा मैं सो नहीं रहा, वैसे ऐसे लेटे थे ना। उनका कहना है कि बस लेटे हुए थे, सो नहीं रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहाँ पर जाट आंदोलन हुआ था, जहाँ पर कथित तौर पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस सोती हुई नजर आई, लेकिन उनका ये कहना है कि वो फिलहाल सो नहीं रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस वक्त NH1 में है और पुलिस फिलहाल सोती हुई नजर आई। NH1 पर आगे बढ़ते हुए हम करनाल की सीमा पर पहुंचे तो हमने हाईवे पर लिखे इमरजेंसी नंबर पर फोन किया, पर काफी कोशिशों के बाद भी ये नंबर किसी ने नहीं उठाया। तो हमारे हाईवे पड़ताल में क्या निकला वो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम फिर से बता देते हैं। NH24 पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम 1 घंटे में आई, 100 नंबर पर मदद आई। NH24 पर लिखे इमरजेंसी नंबर बंद मिले। NH8 पर 100 नंबर पर फोन करने पर पुलिस काफी देर तक नहीं आई। 40 मिनट बाद रिपोर्टर ने खुद लोकेशन बताई, तब पुलिस पहुंची। NH91 पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग नहीं दिखी। 15 किलोमीटर तक रास्ते में हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला, इमरजेंसी नंबर फेल। NH2 पर 100 नंबर एम्बुलेंस नंबर हेल्पलाइन नंबर नहीं लगा। NH1 पर 100 नंबर पर मदद आई, इमरजेंसी नंबर नहीं उठाया गया। आज की तारीख में बस इतना ही। थोड़े से इंतजार के बाद दिबांग के साथ जनमन।